अस्सलामुअलैकुम शहज़ादो, कैसे हो? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ कि सब आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। ठीक है। शहज़ादो, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ को पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 3 पार्ट ए में हम कूलम लॉ को बड़े डिटेल के साथ जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कूलम लॉ हमारे पास क्या होती है। और ख़ास तौर पर हमने कूलम लॉ को एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ टॉर्जन बैलेंस, वो ऑपरेटर्स जो कूलम ने यूज़ किया था। कूलम ने ऑब्जर्वेशन कैसे लिए थे, ठीक है, और किस तरीके से कूलम ने कूलम लॉ को प्रपोज किया था, बड़े ही डिटेल के साथ जो है हमने इसको एक्सप्लेन किया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके उस वीडियो को देखें। बहुत ही कंसेप्चुअल वीडियो है और मुकम्मल तौर पर पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वहाँ पर कूलम लॉ का डिस्कस किया गया है। ठीक है। तो शहजादों, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो वहाँ पर हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जो स्केलर फॉर्म है कूलम लॉ का, ठीक है, तो कूलम लॉ का जो स्केलर फॉर्म हमारे पास था वो हमारे पास बराबर आया था कि जो कूलम्बिक फोर्स होगा दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो हमारे पास बराबर होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ठीक है। तो ये फॉर्म हमारे पास आया था और इस फॉर्म को हमने क्या कहा था? स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ कहा था। ठीक है। इसको मैं चले इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हुआ मेरे पास। यहाँ पर जो के था, के को हमने वहाँ पर बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया था और हमने वहाँ पर कहा था कि ये जो के हमारे पास है, ये के हमारे पास बराबर था 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। ठीक है। और सही है। और इसके अलावा जो है इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आई थी वो हमारे पास आई थी 9 एक्सपोनेंट 9, और यूनिट इसका बना था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। बड़े डिटेल के साथ हमने यूनिट को भी यहाँ पर डिस्कस किया था। सही है। तो ये तो थी के की वैल्यू। सही है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हमें क्या चाहिए? हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए कूलम लॉ का। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास फॉर्म है, इस फॉर्म को कहा जाता है स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। ठीक है। तो दिस इज़ द ये हमारे पास जो है ये स्केलर फॉर्म है। तो मैं यहाँ पर इसको ज़रा लिख दूँ कि दिस इज़ द स्केलर, ये हमारे पास स्केलर फॉर्म है। अच्छा, स्केलर फॉर्म यहाँ पर ये क्यों है? तो शहजादो देखो, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वेक्टर के लिए, मैं यहाँ पर अगर किसी वेक्टर की बात करूँगा तो देखिए कि किसी भी वेक्टर के लिए, ठीक है, कोई भी वेक्टर होगा आपके पास, तो उस वेक्टर के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक आपके पास उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, और एक आपके पास उसका क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है। तो अब मुझे बताएं, क्या इस इक्वेशन नंबर 1 में आपको कहीं पर डायरेक्शन नज़र आ रहा है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है वो आपके पास क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है। तो यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्केलर फॉर्म कहते हैं, और ये स्केलर फॉर्म है। अब देखिए, अगर मैंने इस कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो ये अंडरस्टूड हो गया है अभी के अगर मैं इस फोर्स को, कूलम्बिक फोर्स को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो मुझे दो चीज़ें चाहिए होगी। एक इसका मैग्नीट्यूड जो कि हमारे पास गिवन है, स्केलर फॉर्म से मैं लिख सकता हूँ के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, और प्लस यहाँ पर डायरेक्शन आएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये डायरेक्शन क्या होगा। चले इस फोर्स के डायरेक्शन को समझते हैं कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो जो चार्जेस है, दो स्पेयर है चार्जेस, वो मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं। इससे हम उस फोर्स की डायरेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आखिर इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगा। ठीक है। तो चले यहाँ पर देखिए आपके हमारे पास दो जो चार्जेस है, यहाँ पर दो चार्जेस है। एक हमारे पास ये वाला चार्ज है और एक हमारे पास ये वाला चार्ज है, और मज़े की बात यह है कि दोनों चार्जेस सिमिलर है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 भी Q2 को रिपेल करेगा, ठीक है, और Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा। सही है। तो अब हम देखेंगे पहले कि Q1 जो है वो Q2 को जब रिपेल करेगा तो वो Q1 इस Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? जाहिर सी बात है उस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये होगी। ठीक है। जो यहाँ पर जो है ड्रॉ किया गया है, आप देख सकते हो ये फोर्स कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है Q2 पर। अब देखिए इस फोर्स को आपकी किताब में यहाँ पर इस फोर्स के साथ कुछ नीचे जो है आपके पास यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी गई है। ठीक है। तो इससे बड़े स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो देखिए Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर, तो आप इसको यूँ लिख सकते हो कि Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर, 1 2 आप इसको लिख सकते हो। लेकिन
आपके किताब में जो है इसको जो है लिखा गया है 2-1, सही है। और 2-1 का यहाँ पर सिंपली मतलब क्या है कि फोर्स 2-1 का मतलब ये है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2, ठीक है, पहले ऑन वाला टर्म लिखा गया है, द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 बाय Q1। तो और फिर दूसरा जो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी गई है, ठीक है, दूसरा जो नंबर लिखा गया है वो बाय वाला नंबर लिखा गया है, सही है। तो आप यहाँ पर चूँकि आपकी किताब में ऐसा है तो हम इसको ऐसे ही लेकर चलेंगे और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि फोर्स 2-1, मतलब ये है, इसका सिंपल सा मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1, सही है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर इसी तरीके से Q2 जो है वो भी तो Q1 को रिपेल करेगा और इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो उसका फोर्स क्या हो जाएगा, तो उसका फोर्स हो जाएगा, मैं इसको मिटाता चलूँ, ठीक है, तो वो ये फोर्स होगा और इस फोर्स को हम लिख सकेंगे जो है द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है कौन लगा रहा है, बाय Q2, तो बाय Q2 लगा रहा है, तो ये फोर्स हो जाएगा 1-2 हो जाएगा। इसके ऊपर एरो लगाओ ताकि हमें पता चले कि ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है, सही है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये फोर्स जो है अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है या Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जिस लाइन पर ये एक्ट कर रहे हैं, वो लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। और आपको पता है कि ये लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तो हमारे पास एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इन दो चार्जेस के बीच में डिस्प्लेसमेंट है आर है। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको ये भी पता है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर आप डायरेक्शन मालूम करेंगे तो आप उस वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा कि चार्ज Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट आर होगा इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम इसके यूनिट वेक्टर से जो है डिनोट करेंगे। यूनिट वेक्टर आपने सेकेंड ईयर के दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा कि यूनिट वेक्टर जो है वो हम उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो हमें सिर्फ और सिर्फ उस वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा होता है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताए, ये Q1 जो Q2 पर फोर्स लगा रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, इस फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, और इस वेक्टर की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन, क्या ये दोनों सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, वो सेम है। तो अगर मैं इस फोर्स के लिए Q1 2 की अगर मैं बात करूंगा, तो इस फोर्स के लिए जो मैं डायरेक्शन लिखूंगा, ठीक है, इस फोर्स के लिए जो मैं डायरेक्शन लिखूंगा, तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, Q1 से जा रहा है 2 तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो मैं लिखूंगा 1 2 और ऊपर कैप लगाऊंगा, तो ये इसका हो जाएगा डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि इस फोर्स का और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों का डायरेक्शन जो है वो हमारे पास सेम है। इस तरीके से जो है यहाँ पर अगर आप देखें कि Q2 भी तो Q1 पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो फिर जब मैं इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यानी आर का डायरेक्शन इस जानिब होगा, ठीक है। और ये डायरेक्शन जो होगा इसको मैं क्या लिख सकूंगा, इसको मैं लिख सकूंगा आर कैप, डायरेक्शन शो कर रहा है और ये डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, ये 1 से 2 तक होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्स 1-2 का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो सॉरी ये 2 से 1 तक होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 2 to 1 हो जाएगा, सही है। तो इस तरीके से इसका डायरेक्शन होगा। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन असल में हमारे पास इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन भी होगा। तो शहजादो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, इस वेक्टर फॉर्म को जो है, अब मुझे पता चला है कि जो डायरेक्शन इसका होगा वो इसी का भी होगा, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि फोर्स हमारे पास बराबर है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर इस आर का जो डायरेक्शन होगा वही हमारे पास इस फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। सो दिस इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। ये कूलम लॉ का क्या है, ये कूलम लॉ का हमारे पास है वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये जर्नलाइज वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा और भी जो है लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और मैं सॉल्व करूंगा और इससे एक नया फॉर्म निकालूंगा, ठीक है। तो वो भी आपको याद रखना है
लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इस वेक्टर फॉर्म से हम एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन भी निकालेंगे, ठीक है। और वो कंक्लूजन क्या निकालेंगे? वो कंक्लूजन ये निकालेंगे कि जो फोर्सेस है हमारे पास वो क्या है, वो म्यूचुअल फोर्सेस है। ये फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। इसका क्या मतलब है आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बहरहाल इसको अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो इसका जो है एक नया फॉर्म भी हमारे पास बनेगा। कैसे है? देखिए, हमें पता है कि कोई भी यूनिट वेक्टर आपके पास होगा, आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि यूनिट वेक्टर आपके पास बराबर होता है उस वेक्टर को आप डिवाइड कर दो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। तो अगर मैं इस यूनिट वेक्टर आर की बात करूंगा तो जाहिर सी बात है ये यूनिट वेक्टर आर मेरे पास बराबर हो जाएगा वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड। इसको अगर मैं इसमें से पुट कर दूंगा तो मेरे पास ये एफ इज इक्वल टू आ जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा आर कैप की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए आर आर मल्टीप्लाई हो के मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये आर और आर मल्टीप्लाई हो के आपके पास हो जाएगा आर क्यूब, और यहाँ पर वेक्टर आर आ जाएगा। तो शहजादों, अगर कहीं पर आपको ये फॉर्म नज़र आए कूलम ला का तो ये फॉर्म गलत नहीं है। वैसे नहीं कि आप ये समझो कि कूलम ला में जो है हमेशा आर के ऊपर जो है स्क्वायर होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये दोनों क्या है, वेक्टर फॉर्म है। यहाँ देख रहे हो कि आपके पास एक वेक्टर आर आया है, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमारे पास, ये दोनों हमारे पास क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम ला है, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम ला का सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हमें एक बहुत बड़ा कंक्लूजन जो है वो देखने को मिलता है। चले उस कंक्लूजन को जो है हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ ले आऊँ और उस कंक्लूजन को हम ताकि अच्छे तरीके से समझ सके, ठीक है। अब देखिए ज़रा, अब देखिए मैंने आपको बताया कि Q1 जो है वो Q2 पर फोर्स लगाएगा। तो Q1 जब Q2 पर फोर्स लगाएगा तो वो उसका वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो वो कितना होगा। देखिए, अगर मैं आपको कह दूं कि जो फोर्स लग रहा है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 4Q1, ठीक है। तो Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगा, जो पोजीशन, जो यूनिट वेक्टर आएगा, वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो होगा फ्रॉम चार्ज 1 to 2, तो ये हो जाएगा 1 2, ठीक है। सो दिस इज़ ये Q1 जो है वो Q2 पर इतना फोर्स अप्लाई करेगा, सही है। अब अगर मैं इसको लिखूं फॉर Q2, अगर मैं इसको Q2 के लिए लिखूंगा कि Q2 कितना फोर्स जो है वो Q1 पर अप्लाई करेगा, तो जाहिर सी बात है द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर आएगा तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, 2 से 1 तक लग रहा है, तो ये हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। और इतना फोर्स जो है ये Q2 सॉरी लगाएगा किस पे, Q1 पर लगाएगा। अब देखिए ज़रा, हमें यहाँ पर पता है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे दोनों चार्जेस जब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो इन फोर्सेस का जो ये डायरेक्शन होगा यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इस डायग्राम से देखा, चले मैं इसको थोड़ा सा रब करके दोबारा से ड्रॉ करूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इस डायग्राम में देखा Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा था तो इसका डायरेक्शन इस जानिब था, और ये कितना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक था, और इसको आपने क्या कहा, डायरेक्शन 1 2 कहा, ठीक है। और जब Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा था तो वो डायरेक्शन भी इतना ही था यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन उसका जो डायरेक्शन था वो चेंज था, और ये मेरे पास हुआ 2 1, सही है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, मैं कहूँ कि यूनिट वेक्टर 1 to 2 जो है, या चले 1 to 2 जो है वो बराबर है यूनिट वेक्टर 2 to 1, लेकिन साथ में माइनस साइन लगाऊंगा क्योंकि ये मुझे इंडिकेट करेगा कि डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट है। मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि 2 to 1 जो यूनिट वेक्टर है वो बराबर है यूनिट वेक्टर 1 to 2, लेकिन साथ में यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा, ठीक है। तो दोनों यूनिट वेक्टर बराबर है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ, ये जो मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन नंबर पहला ले लूँ या इक्वेशन नंबर दूसरा ले लूँ, तो क्या इस जगह पर मैं वैल्यू पुट नहीं कर सकता,
जी बिल्कुल मैं पुट कर सकता हूँ। कैसे? तो ज़रा देखिए यहाँ पर देखिए ज़रा, अगर मैं इसी इक्वेशन को ले लूँ यहाँ पर, ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि F12 इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट में 2 1 जो है वो हमारे पास बराबर है किसके? वो हमारे पास बराबर है -1 2 के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यूँ लिखूँगा तो माइनस साइन बाहर निकाल के मैं यूँ लिख सकता हूँ कि के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा पोजीशन वेक्टर 1 2। सही है। तो यहाँ पर मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि फोर्स 1 2 बराबर हुआ, मेरे पास वेक्टर फॉर्म है तो इसलिए ऊपर एरो लगाना भूलना नहीं है आपने, और ये बराबर हुआ हमारे पास के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर 1 R 2। ठीक है, तो अब मुझे ज़रा बताएं, ज़रा इस इक्वेशन से देख के बताएं, क्या ये वाला जो हमारे पास ब्रैकेट में टर्म्स है, ठीक है, क्या वो ये टर्म नहीं है? बिल्कुल है। और ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है फोर्स 1 2 के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये पुट कर सकता हूँ। तो चले मैं यहाँ पर अगर ये पुट करूँगा तो देखिए फोर्स 1 2 जो होगा वो मेरे पास बराबर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा फोर्स 2 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये कंक्लूजन निकला कि दोनों चार्जेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इक्वल फोर्स लगाएंगे, लेकिन उन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। यहाँ पर ये ध्यान आप रहे कि यहाँ पर Q1 Q2 के बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होते तो हम इसको क्यों कंसीडर कर लेते दोनों को? तो चूंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो इसमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये दो चार्जेस है, तो ये दोनों चार्जेस में से कौन सा चार्ज जो है दूसरे चार्ज पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा? ठीक है, कौन सा चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज पर ज़्यादा फोर्स जो है वो अप्लाई करेगा? तो आप यहाँ पर आप उसको बताएंगे कि देखिए कूलम्ब फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है? वो म्यूचुअल फोर्सेस है। ठीक है, और म्यूचुअल फोर्सेस का मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल जितना फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही फोर्स क्या करेगा? इस अल्फा पार्टिकल पर अप्लाई करेगा। जो कूलम्बिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ये म्यूचुअल फोर्सेस है। ठीक है, बात आई समझ में? तो इससे हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन जो है वो यही निकला कि चाहे फोर्सेस हमारे पास, चार्जेस हमारे पास कितने ही बड़े हो, वो एक दूसरे पर इक्वल चार्जेस अप्लाई करेंगे, और इसको हम फिज़िक्स की ज़बान में कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? म्यूचुअल फोर्स है। ठीक है, तो ये म्यूचुअल का लफ्ज़ जो है आप अपने जहन में रखिए, ये म्यूचुअल फोर्स है। ठीक है, मतलब म्यूचुअल फोर्सेस है, मतलब वही है कि ये जो है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात आपको एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं, उसमें से एक चार्ज बहुत बड़ा आपको लेट सपोज कहे कि एक स्पेयर है और उसमें से जो है 5 कूलम का जो है वो चार्ज है, और एक स्पेयर है उस पर 3 कूलम का चार्ज है, तो बताओ कौन सा स्पेयर जो है ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा? तो आप कहेंगे कि दोनों इक्वल फोर्सेस अप्लाई करेंगे। या फिर आपसे ये पूछा जाता है रेशो, ठीक है, आपसे रेशो पूछा जाता है कि दो आपके पास चार्जेस है, तो इन दो चार्जेस के रेशो जो है जो फोर्स एक दूसरे पे फोर्स, लेट सपोज ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो Q1 Q2 चार्ज जो है मैग्नीट्यूड एक का ज़्यादा दिया होगा एक का कम दिया होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि ये दोनों जब एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो उन फोर्सेस का रेशो किसके बराबर होगा? तो याद रखें इस इक्वेशन से देखें कि कोई भी दो चार्जेस हो, Q1 हो Q2 हो, हमें पता नहीं है, जितने भी बड़े हो छोटे हो, ठीक है, तो उनसे हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। तो इस रिज़ल्ट का अगर मैं यहाँ पर आपसे इसका जो है रेशो मालूम करूँ, तो देखिए रेशो यहाँ पर किसके बराबर आएगा? फोर्स 1 2, और इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दे तो ये हो जाएगा डिवाइड यहाँ पर, तो फोर्स 2 1, और इसका ये बराबर हो जाएगा -1 के। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि देखिए फोर्स जो 1 2 होगा, रेशो फोर्स जो 2 1 होगा, इसका रेशो हमेशा आपके पास बराबर होगा 1 रेशो 1 के बराबर होगा।
ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर दो चार्जेस एक दूसरे पे लगा रहे हैं तो इनका रेशो हमेशा 1:1 होगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्सेस म्यूचुअल फोर्सेस है। जितना Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q2 भी उतना ही फोर्स Q1 पर लगाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ समझ में आया होगा, और इससे जो हमने म्यूचुअल फोर्सेस का जो हमने इससे रिज़ल्ट निकाला, ठीक है, कंक्लूजन निकाला, वो भी आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।